हेलो दोस्तों। तो हमने जो है भारत के संदर्भ में हमने सारे जोन देख लिए थे। मतलब बेस लाइन एंड अरण्य आर्थिक क्षेत्र, उच्च खुला, मतलब जो हाई सी लेवल है, यहाँ पे 200 नॉटिकल मील्स की दूरी से ज़्यादा वाले क्षेत्र को उच्च या खुला सागर बोलते हैं। और 24 से 200 के बीच में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 12 से 24 के बीच में कॉन्टिजियस या समीपवर्ती क्षेत्र, और इसके पहले प्रादेशिक जल सीमा। उसके अधिकार को देख लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे सागरीय तापमान के बारे में। तो सागरीय तापमान क्या होता है? तो महासागरीय जलराशियों के विशिष्ट भौतिक गुणों में सागरीय तापमान का जो है विशेष महत्व है, क्योंकि यह सागरीय जल के घनत्व, जल परिसंचरण, जैव तंत्र के वितरण, लवणता की मात्रा को प्रभावित करती है। ये सबको प्रभावित कैसे करती है, इसको भी आगे हम देखेंगे, कैसे लवणता को, तापमान बढ़ाने से कैसे लवणता जो है बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी देखिए, सागरीय जल का जो तापमान है वो वैश्विक ऊष्मा संतुलन में विशेष योगदान देता है। ऊष्मा संतुलन में जो है सागरीय तापमान का विशेष महत्व है। तो स्रोत कौन कौन से हैं सागरीय तापमान का? सबसे पहला स्रोत तो सूर्य तप की मात्रा है, क्योंकि सूर्य तप जो है सबसे, जब सूर्य तप मतलब सूर्य का तापमान रहेगा तो ही सागर का तापमान रहेगा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा स्रोत 99% इसी का है। तो जल की प्राप्ति का सर्वाधिक, जो जल को ताप प्राप्त होता है, जल को प्राप्त ताप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, और तीसरा है जल में निहित ऊर्जा। जल में निहित कौन कौन सी ऊर्जा? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सूर्य तप की मात्रा, अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा जो होती है घटती है, क्योंकि देखो विषुवत रेखा पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो जैसे दूर जाओगे तो दूरी बढ़ेगी, तो क्या होगा? सूर्य तप की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। फिर है सूर्य झुकाव। तो झुकाव जितना बढ़ेगा ताप उतना कम होगा। झुकाव बढ़ने के साथ तापमान क्या होगा? कम होगा। जैसे सूर्य का झुकाव जितना बढ़ेगा उस उतना ही तापमान कम होगा। दिन एवं रात्रि की अवधि, दिन लंबा होगा तो तापमान ज़्यादा होगा। मतलब ये सारे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं सागरीय तापमान को। एक तो सूर्य तप की मात्रा होगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। फिर सूर्य का झुकाव हो गया, झुकाव बढ़ेगा तो ताप घटेगा। दिन 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 के समय में दिन लंबा होगा तो ताप ज़्यादा होगा। जल व स्थल का वितरण। तो जल व स्थल के वितरण में जो उष्ण कटिबंधों में स्थल से घिरी जो जल है उनका तापमान ज़्यादा रहता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो स्थल से घिरे जल हैं वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्थल गर्म रहते हैं। मान लिया कि ये स्थल है और ये जल है और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, तो यहाँ पे स्थल बहुत गर्म रहेगा तो यहाँ भी सागर भी गर्म रहेगा। जबकि शीतोष्ण में विपरीत होगा, क्योंकि ये स्थल ठंडा रहेगा तो ये भी सागर भी ठंडा रहेगा। फिर है प्रचलित पवनों का प्रभाव। तो प्रचलित पवनें, जैसे मान लिया जल में जब पवनें प्रचलित होती हैं तो जल के कण जो होते हैं आपस में टकराने लगते हैं, तो टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तापमान बढ़ जाता है। वाष्पन का प्रभाव। तो वाष्पन के प्रभाव से इसमें जो जल में गुप्त ऊष्मा रहती है उड़ जाती है, तो तापमान घट जाता है। वायुदाब का प्रभाव। तो वायुदाब जब लगाएंगे, जैसे मान लिया जल है तो इस पर वायुदाब लगाएंगे तो पास पास आएंगे तो उनमें टकराहट होगी, टकराहट से ऊष्मा निकलेगी तो ताप बढ़ जाएगा। फिर है जलधारा का प्रभाव। तो गर्म जलधारा जो रहती है, ठंडी जलधारा जो रहती है वो तापमान को घटा देती है, गर्म जलधारा जो रहती है तापमान को बढ़ा देती है। तो ये जलधारा का प्रभाव हो गया। तो कितने सारे प्रभाव हमने देख लिए। एक तो बादलों का प्रभाव हो गया। घना बादल रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर कम क्यों रहेगा? क्योंकि घना बादल की वजह से कि सूर्य की रोशनी आ नहीं पाएगी, तो टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये सारे हो गए कि सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप की मात्रा हो गई, सूर्य का झुकाव हो गया, दिन एवं रात्रि की अवधि हो गई, जल व स्थल का वितरण, प्रचलित पवनों का प्रभाव, वाष्पन का प्रभाव और वायुदाब का प्रभाव। फिर है सागरीय तापमान का वितरण। तो सागरीय तापमान के वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह के वितरण है। एक तो है वैश्विक
या गोलार्धीय वितरण, एक क्षैतिज वितरण और एक लंबवत गहराई के अनुसार वितरण। तो वैश्विक या गोलार्धीय वितरण जो होता है उसका तो मेन होता है 17.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब टोटल औसत लिया जाए तो। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 19.1 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, और दक्षिणी गोलार्ध में 16.4 होता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 19.1 होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे महाद्वीप आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मान लिया ये हो गया पृथ्वी, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे महाद्वीप हैं, तो इसीलिए क्या होता है, जब मैप देखोगे तो मैप में भी ऊपर ही सारे महाद्वीप पड़े हुए हैं, तो उनमें टकरात होती है, तो टकरात की वजह से तापमान बढ़ जाता है 19.1 डिग्री सेल्सियस, और नीचे 16.4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये दोनों अंतर पाया जाता है। तो वही लिखा है कि वैश्विक गोलार्धीय वितरण, उत्तरी गोलार्ध के तापमान की अधिकता का वजह महाद्वीपों की मात्रा में अधिकता है। महाद्वीप अपनी ऊर्जा महासागरों को संचित कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे सागरीय तापमान ज़्यादा रहता है ऊपर वाले हिस्से में। फिर दूसरा क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण को अक्षांशीय वितरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षांश के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है कि विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा तापमान नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे मेघ आच्छादन रहता है। क्योंकि यहाँ पे मेघ आच्छादन रहता है, तो मेघ आच्छादन की वजह से यहाँ पे जो है, एक तो देखो उत्तरी गोलार्ध में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे, 26 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री अक्षांश पे 26 डिग्री सेल्सियस इसका है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 26 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम मेघ आच्छादन है, बादल हैं। दूसरे में जब 10 डिग्री पे पहुँचते हैं, जैसे मान लिया 0 डिग्री है, फिर ऊपर 10 डिग्री पे पहुँचते हैं तो खुला आसमान हो जाता है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध का तापमान 28.5 हो जाता है और इसका 26.5। यहाँ 28.5 या 26.5 क्यों है? क्योंकि 28.5 इसलिए है, पहला तो कारण पहला तो कारण ये 26 से ज़्यादा क्यों है 28.5, क्योंकि यहाँ मेघ आच्छादन है और यहाँ खुला आसमान है। दूसरा दूसरा कारण यहाँ 28.5 है, यहाँ 26.5 क्यों है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा तापमान रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम रहता है। उसके बाद जैसे जैसे अक्षांश के ऊपर जाते हैं तापमान, हमको आपको पता है कि विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, तो इसलिए तापमान को घटाते जाइए, तो इसलिए तापमान घटता जाता है ऊपर जाने पे। तो ये हो गया क्षैतिज वितरण, वही यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सामान्य दृष्टि से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सागरीय तापमान में गिरावट आती है, लेकिन महासागरों का सर्वाधिक तापमान जो है विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ के आसपास प्राप्त होता है। क्योंकि 0 डिग्री पर मेघ आच्छादन रहता है, इसलिए 10 डिग्री नॉर्थ के आसपास खुला आसमान रहता है, इसलिए जो है 10 डिग्री पर तापमान ज़्यादा रहता है। 60 डिग्री के आसपास गर्म एवं ठंडी जलधारा मिश्रित होती है, इसलिए तापमान में अचानक गिरावट आती है। यहाँ देखिए 60 डिग्री के आसपास तापमान में अचानक गिरावट आ गई, 16 से 10 हो गया डायरेक्ट, और यहाँ 14 से 3 हो गया, 14 से 3 मतलब 3-4 हो गया। तो यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्म एवं ठंडी जलधारा मिल जाती है। ध्रुवों एवं उपध्रुवों के आसपास जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच जाता है, एकदम ऊपर जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच जाता है। इसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे अगर जो, तो आपको ग्राफ के माध्यम से ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री। देखो सॉरी, ये बीच वाला जो है 0 डिग्री है, बीच वाला 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री। तो 0 डिग्री पे कम है तापमान, 10 डिग्री पे बढ़ा तापमान, 10 डिग्री पे दोनों गोलार्धों में तापमान बढ़ा, उसके बाद फिर लगातार कम होता गया तापमान इस तरह से। फिर है लंबवत, माने गहराई के अनुसार जो वितरण है उसको कैसे देखते हैं, तो इसे हम ग्राफ द्वारा देखते हैं। तो पहला उष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय, 3 क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय। ऊपर वाला शीतकटिबंधीय है, बीच वाला शीतोष्ण। तो उष्णकटिबंधीय में सबसे ज़्यादा तापमान 30 डिग्री है, तो इसको जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें 30 डिग्री तापमान है, तो इस सबसे पहले 200 मीटर की गहराई तक धीरे धीरे तापमान जो है घट रहा है, क्योंकि 200 मीटर तक गहराई तक जो है सागर में प्रकाश उपस्थित रहता है। फिर उसके बाद प्रकाश अनुपस्थित होने लगता है, तो अचानक से तापमान गिर जाता है 1000 मीटर तक। फिर 1000 मीटर से फिर धीरे धीरे टेम्परेचर नियत रूप से धीरे धीरे घटता जाता है। तो इसी तरह से फिर शीतोष्ण में, तो शीतोष्ण में ऊपर थोड़ा चले जाएंगे, तो ऊपर चले जाएंगे तो तापमान थोड़ा पहले ही घट जाएगा, तो यहाँ 20 से शुरू होता है। उसी तरह से यहाँ थोड़ा नियत, फिर 1000 मीटर तक गहराई तक सबसे ज़्यादा अचानक से गिरता है। और शीत कटिबंध में तो टेम्परेचर 0 से ही शुरू होता है, तो लगभग नियत ही रहता है। तो यही इसी का एक जो है अभी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सागरीय जल की सतह का तापमान विषुवत से ध्रुवों तक बदलता है, लेकिन गहराई में लगभग सभी का 0 डिग्री ही प्राप्त होता है, 0 डिग्री से कम ही प्राप्त होता है। सागर में लवण है
और इसका दाब अधिक रहता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ नहीं बनता है। जो जल रहता है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ नहीं बनता। ऊपरी 200 मीटर की गहराई तक प्रकाशित मंडल क्षेत्र गर्म जल सतह, जहाँ ठंडे एवं गर्म जल के निरंतर मिश्रण से लगभग तापमान जो है नियत रहता है। 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई वाली परत में तापमान की गिरावट अचानक सर्वाधिक तेजी से होती है, जिसे थर्मोक्लाइन जोन कहते हैं। तीसरा है 1000 मीटर से अधिक गहराई पर अप्रकाशित मंडल है, जिसे डीप कोल्ड जोन कहते हैं, और यहाँ पुनः तापमान में गिरावट की दर कम हो जाती है। चौथा है ध्रुवीय प्रदेशों में चूंकि जल का सतह का तापमान ही लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, इसलिए तापमान में गिरावट की दर एकदम कम हो जाती है। तो ये तीनों का एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आ गया सागरीय लवणता किसे कहते हैं। तो सागरीय लवणता जब जल में कोई ठोस पदार्थ घुल जाते हैं तो उसे सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जलराशियाँ स्वभावतः विभिन्न घुलनशील ठोस पदार्थों को अपने अंदर समाहित की हुई हैं। इन्हीं ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं, जिसका मापन ग्राम प्रति केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है 1 किलोग्राम में कितने ठोस पदार्थ घुले हुए हैं। चूँकि मापन किलोग्राम में किया जाता है, इसलिए लवणता की इकाई ग्राम प्रति हजार होती है। इसे सेलेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। लवणता के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आरंभिक वर्षा के समय धरातल में पाए जाने वाले लवणों के घुलने से, और दूसरा है प्रीकैम्ब्रियन कालखंड में जब नदियाँ स्थलमंडल के चट्टानों में उपस्थित लवणों को घोलकर अंततः सागर में डालती थी। पहले के कालखंड की जो नदियाँ थी, बट अभी तो नदियाँ क्या करती हैं, लवणता कम ही कर देती हैं, क्योंकि शुद्ध जल है उसमें। ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा प्राप्त मैग्मा तत्वों के घुलने से भी लवण की मात्रा बढ़ी है। कुछ मात्रा में उल्का पिंडों के धूल के कण जो आए हैं, उससे भी लवणता बढ़ी है। कारक कौन कौन है लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला तो वायुमंडलीय कारक है, वर्षण एवं वाष्पीकरण। तो वर्षण में क्या होता है, जैसे मान लिया वर्षण में, इसमें मान लिया सागरीय जल है, सागरीय जल में कुछ ठोस पदार्थ हैं। तो अगर मान लिया वर्षण हो रहा है, पानी ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा पानी में कम ठोस पदार्थ रहेंगे, तो मतलब लवणता घट गई। और वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पन से जो है जल ऊपर चला जाता है, तो कम जल में ज़्यादा घुले पदार्थ हैं, तो लवणता ज़्यादा हो गई। तो इसलिए कहा गया है कि शुद्ध जल की आपूर्ति कर देता है तो लवणता कम हो जाती है, और वाष्पीकरण में शुद्ध जल उड़ जाता है तो लवणता बढ़ जाती है। तो ये इसमें लिखा है, वह सागरीय जल क्षेत्र जहाँ वर्षण की मात्रा अधिक होती है वहाँ शुद्ध जल की आपूर्ति से लवणता घट जाती है, जबकि वाष्पीकरण इसके विपरीत होता है। फिर है वायुदाब। तो वायुदाब जब हाई प्रेशर होगा तो जल कणों में संपीड़न बल होगा, ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा से वाष्पन होगा, वाष्पन बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ जाएगी। दूसरा है लो प्रेशर जब होगा तो लो प्रेशर में लवणता विपरीत स्थिति हो जाएगी, घट जाएगी। प्रचलित पवनों का प्रवाह कैसे होगा। पर ये हमने बताया ना कि वायुदाब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पन तेज हो जाएगा। प्रचलित पवनों के प्रवाह से क्या होगा, जब पवनें आएंगी तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण से तापमान बढ़ जाएगा, तापमान से वाष्पन बढ़ जाएगा, वाष्पन से लवणता बढ़ जाएगी। तो ये भी नदियों का प्रभाव। तो नदियों में जल रहता है, तो जल जब आएगा तो जैसे वर्षण का जल रहता है उसी तरह नदियों का जल भी लवणता घटा देगा, लेकिन जो प्रीकैम्ब्रियन में था वो लवणता को बढ़ाता था। अंतःसागरीय घटक क्या करेंगे, अंतःसागरीय कारक हैं उसमें 3 हैं। एक तो जल का तापमान, तो अगर गर्म जल रहेगा तो लवणता जो होगी घोलने की शक्ति उच्च रहेगी, जब गर्म जल रहेगा तो लवणता को ज़्यादा घोलेगा, तो इसलिए लवणता बढ़ जाएगी। ठंडा जल रहेगा तो लवणता को कम घोलेगा, तो लवणता कम हो जाएगी। हिम का प्रभाव। हिम का प्रभाव जब शीतकाल में जब ध्रुवीय एवं ध्रुवीय सागरों का जल ऊपरी परत एवं हिम जमाव को प्राप्त करता है तो हिम अपनी लवणता निचले जलराशि को दे देती है। जैसे मान लिया कोई बर्फ़ है, तो जब जब ये हिम बनता है तो हिम बनने के क्रम में ये जो है लवणता अपना जो लवणता है वो जल को दे देता है, तो जल की लवणता बढ़ जाती है। लेकिन यही हिम जब फिर से पिघलने लगता है, तो जब पिघलने लगेगा तो फिर लवणता घट जाएगी। इस तरह से होता है। जैव जगत का वितरण। पादप एवं जैव जगत प्रचुरता जहाँ पाई जाती है वहाँ लवणता बढ़ जाती है, क्योंकि जीव श्वसन और उपापचय क्रियाओं के माध्यम से जो है लगातार ठोस पदार्थों को या अन्य पदार्थों को जल में घोलते रहते हैं। फिर है लवणता का वितरण। तो गोलार्धीय वितरण, लवणता का गोलार्धीय वितरण। तो महासागरों की औसत लवणता जो होती है वो 35 प्रति हज़ार होती है, उत्तरी गोलार्ध में 34 प्रति हज़ार और दक्षिणी गोलार्ध में 36 प्रति हज़ार। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा है, पहले ही बताया था सागरीय तापमान का टेम्परेचर, तो वाष्पन भी ज़्यादा है, और वाष्पन जब ज़्यादा है तो आपका लवणता जो होगी घट जाएगी। वाष्पन ज़्यादा होने से लवणता उत्तरी गोलार्ध में देखो
उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता से सभी बड़ी नदियाँ शुद्ध जल देती हैं। अच्छा, इसका रीज़न नहीं होगा, टेम्परेचर वाला रीज़न नहीं होगा इसमें। इसमें होगा कि महाद्वीपों की अधिकता से सभी बड़ी नदियाँ जो हैं शुद्ध जल देती हैं, इसलिए लवणता घट जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की कमियां से प्रचलित जो पौने हैं वो ओसपन को बढ़ा देती हैं और लवणता बढ़ जाती है। यहाँ ज़्यादा पौने प्रचलित होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका रीज़न यहाँ पे ए दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में लवणता कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब तापमान का विपरीत समझ लेना। तापमान जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ लवणता कम होगी। लवणता के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, बाकी और परिप्रेक्ष्य में नहीं। तो इसमें दो रीज़न ही हो गया। फिर है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण उसी तरह से जैसे हमने पहले समझाया था कि यहाँ उपोष्ण, वहाँ तो था 10 डिग्री पे मतलब चेंज आ रहा था, यहाँ उपोष्ण में चेंज आ रहा है। उपोष्ण में क्या होता है कि नॉर्मली तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 34 और 35-37 बराबर रहते हैं, लेकिन उपोष्ण में आकर के ज़्यादा हो जाते हैं, लवणता बढ़ जाती है। तो लवणता बढ़ने का कारण वही है, महासागरों, उपोष्ण जो पेटी है वहाँ पे, यहाँ पे जो खुला आसमान सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, और 0 डिग्री पे तो मेघाच्छादन रहता है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा से तो लवणता घट जाती है। महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य उपोष्ण उच्च दाब पेटी में स्वच्छ आसमान रहता है, इसलिए वहाँ पाई जाती है। उच्च दाब पेटी खिली धूप रहता है, तो धूप रहेगी तो उच्च वाष्पन होगा, वाष्पन से उच्च दाब होगा, उच्च दाब उच्च लवणता होगी। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ खिली धूप है मतलब उच्च तापमान है तो उच्च वाष्पन, उच्च वाष्पन से उच्च लवणता। तो जब यहाँ महाद्वीपों की अधिकता है तो भी तो यहाँ पे उच्च लवणता होनी चाहिए, तो यहाँ लवणता कम क्यों हो गई। चलो इसको सर से पूछेंगे तब, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय में ध्रुवीय ठंडी एवं विषुवतीय जलधाराएं मिश्रित होती हैं, इसलिए लवणता की दर में अचानक कमी आ जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान की कमी एवं हिम के पिघलने से लवणता की दर कम हो जाती है, ये तो हमने बता दिया इसी में। फिर इसका भी ग्राफ उसी तरह बनेगा, 0 डिग्री पे कम, फिर 10 डिग्री बढ़ेगा, फिर उसके बाद मतलब 25 से 30 डिग्री बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर कम हो जाएगा। और गहराई में जो है लंबवत जो वितरण है गहराई का, उसका उसको जो विषुवतीय प्रदेशों में तो सालों भर प्राप्त वर्षा होती है, तो वर्षा के जल से जो होता है ध्रुवीय प्रदेशों में जल पिघला तो निम्न लवणता। 1 मिनट इसको समझाने में मुझे टाइम लगेगा, और मेरा रिकॉर्ड करने का जो मतलब रिकॉर्ड करने का वो है लिमिट हो 28 मिनट ही था, तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा वो ख़राब हो जाएगा मेरा, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।